गांधी आरोप लगा रहे हैं, जो विषय वस्तु है विपक्ष की, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जांच पड़ताल में कागज पत्तर बनने चाहिए, उसे दिखाया जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि 18 बार सीआईडी ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को, तो जवाब देने में क्या दिक्कत है भाई? जवाब दीजिए, बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ये फसाद खत्म हो जाएगा। अमित तिवारी, क्या छुपा रहा है इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं बता रहा है? जी अमित जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, समस्या ना कर्नाटक के सीआईडी में है, समस्या ना इलेक्शन कमीशन में है। जहां समस्या है वो राहुल गांधी के विचार में है, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो 140 करोड़ देशवासियों का जो डॉक्ट्रिन है, जो इस देश का जो डॉक्ट्रिन है, वो बदल चुका है। अब इस देश का हर एक भारतवासी ये कहता है कि हम किसी भी एटॉमिक धमकी से नहीं डरने वाले हैं। चाहे आप एटम बम लेकर आए, चाहे आप हाइड्रोजन बम लेकर आए, हम किसी भी ऐसी धमकी से, ब्लैकमेलिंग से नहीं डरने वाले हैं। ये साफ और स्पष्ट तौर पर भारत के लोगों ने, देशवासियों ने, 140 करोड़ लोगों ने स्पष्ट कर दिया। अब ये चीज राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इनकी जो आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि कर्नाटक की सीआईडी ने जो एफआईआर किया है वो किस पर किया है। क्या वो इलेक्शन कमीशन पर किया है? क्या उसने बीएलओ पे किया है? क्या उसने किसी एमपी या एमएलए पे किया है? क्योंकि जिस विधानसभा का वो नाम ले रहे हैं, जो आलंद विधानसभा है, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ही जीती है। और एक बात बता दूं मैं, बी.आर. पाटिल जीत कर आए थे 2023 में। हाँ जी, मल्लूर विधानसभा है। मल्लूर विधानसभा में अभी अभी कर्नाटक जो हाईकोर्ट है उसका फैसला आया है, मल्लूर विधानसभा का इलेक्शन रद्द कर दिया गया है। वहां पर हमारे प्रत्याशी जो हारे थे उस समय, मंजुनाथ गौड़ा जी, बीजेपी के समर्थन में वहां पर फैसला दिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी मल्लूर विधानसभा में इलेक्शन रिग करने का काम कर रही थी? या क्या कांग्रेस पार्टी आलंद विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को कटवा कर अपनी पार्टी को जिताना, अपने दल के नेता को जिताना, क्या ये काम कर रही थी? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप देखिए, ये कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको फटकार मिली जब ये गए कि महाराष्ट्र का इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लताड़ मार के इनको भगाया। यही मामला लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी इनको लताड़ पड़ी। हरियाणा के इलेक्शन को लेकर गए, वहां भी इनको लताड़ पड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में, हालिया में तमिलनाडु में ये कर्नाटक के जो ये एसआई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमित तिवारी, इसको इलेक्शंस को लेकर पॉइंट टेकन। अमित तिवारी जी, पॉइंट टेकन। मैं डॉक्टर राम के पास जा रहा हूं। अमित तिवारी, मैं कह रहा हूं फटकार लगी, डांट पड़ी, इलेक्शन कमीशन डिटेल क्यों नहीं दे रहा? सवाल मेरा ये था सबसे पहले आपसे कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो एसआईआर को लेकर रहा हो, चाहे वोट चोरी को लेकर रहा हो, चाहे फोटोग्राफी को लेकर रहा हो, चाहे वोट पानी की तरह, क्यों सिर्फ बातें चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, डिटेलिंग हो रही है, एक्स पर जवाब आ रहा है, ये वर्चुअल जवाब और सवाल क्यों हो रहे हैं? अमित तिवारी, पहले तो हमें ये चीज तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी की बातों को एट फेस वैल्यू आप नहीं ले सकते। ये बहुत गंभीर प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं। राहुल गांधी जो भी प्रश्न उठाते हैं, आप उसको फैक्ट चेक करने जाएंगे, आप वो सारे के सारे तथ्य आपको गलत पाए जाएंगे। इसलिए उनकी बातों को एट फेस वैल्यू नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया, तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं कि सीआईडी ने किस पर एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद सीआईडी ने चिट्ठियां भेजी, कितनी चिट्ठियां भेजी, चिट्ठियों का कंटेंट क्या था, क्या ये सब बताया? नहीं बताया उन्होंने। और जो रविंद्र जी ने भी जो बोला कि उन्होंने चिट्ठी, यही आपने जो प्रश्न पूछा वही सीआईडी ने पूछा है, क्या उनको पता है क्या पूछा है सीआईडी ने? तो जब पता नहीं होता तो उसका इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जिस वो यात्रा लेकर निकले थे बिहार में, जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने मंच पर बुलाया, हर उस व्यक्ति ने मंच से उतरते ही ये कह दिया कि हमें झूठ बोलकर, बरगलाकर इसको उस मंच पर ले जाया गया और हमें झूठ बोला गया। पत्रकारों ने ही उसका भंडाफोड़ किया है। तो आप बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिन आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आरोप लगाता है, चला जाता है, उसकी बातों को आप कितनी गंभीरता से लेंगे? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा, मुझे नहीं पता राहुल गांधी जी इलेक्शन की प्रक्रिया में कितना अपने आप को संलिप्त करते हैं, किंतु हम लोग तो एज ए राजनीतिक दल रहते ही हैं। वोटर का एडिशन कराना, जो नहीं है उसको डिलीट कराना, अपडेट करवाना किसी का एड्रेस, ये सारा काम हम जैसे कार्यकर्ता अमूमन हर दिन करते रहते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहती है। क्या उनको पता है किस फॉर्म से वोटर डिलीट होता है?
क्या उनको पता है फॉर्म 6 का क्या उपयोग है? क्या उनको पता है अपडेट किस फॉर्म से होता है? उनको अगर ये पूछने जाएंगे आप तो उनको पता ही नहीं होगा। तो एक फॉर्म 6 का नाम उनको पता है, उनके ही कई नेताओं के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। जो बम फोड़ने ये निकले हैं उनका बम उनके ऊपर ही फूट रहा है। पवन खेड़ा के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले, उनकी पत्नी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले, तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले। जो कथा कथित ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी कर कौन रहा है? कहीं यही लोग तो नहीं है, कहीं चोर ही तो नहीं है जो शोर मचा रहा है। इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आपने कहा अमित जी की ओपोजिशन के इतने बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जो 90 इलेक्शन हार चुका हो और जो 90 इलेक्शन हराने का मानदा रखता हो, वो वाकई में बहुत बड़ा लीडर है। वाकई में मैं तो खुद मानता हूं, और ऐसे बड़े लीडर की हमारे इस देश में जरूरत है। देखिए, नेता जीता और हारता ही तो है अमित तिवारी जी, नेता जीता और हारता ही तो है। और नेता क्या है? मास लीडर नेता है राहुल गांधी। आप राहुल गांधी को आप छोटा नेता समझते हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी की डिक्शनरी में वो छोटे नेता है। नहीं, मैं छोटा नेता, मैंने तो बड़ा नेता कहा। आपने सही कहा, जीतता और हारता भी तो है, जीत भी आपने साथ में लगाई, पर केवल जो हारता हो उसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो निश्चित तौर पे वो जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। और यही चीज है जो जनता के मन में संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर राम जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, प्लीज कंप्लीट कर 10 सेकंड बस दीजिएगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये बांग्लादेश में ऑलरेडी हो चुका है। ये बीएनपी का बांग्लादेश मॉडल है जो राहुल गांधी अपना रहे हैं। बांग्लादेश के अगर आप स्थिति को देखेंगे तो वहां भी हूबहू यही हुआ था। इलेक्शंस होने के बाद इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, इलेक्शंस फेक हुए हैं, इलेक्शंस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ये सब को लेकर एक माहौल बनाया गया। और उस माहौल बनाने के चक्कर में जो वहां की जो सांप्रदायिक वहां पे जो ताकतें थी, जो ध्रुवीकरण की ताकतें थी, वो लोग सक्रिय हुए। और उसके बाद पूरा का पूरा तख्ता पलट हमने देखा अपने आंखों के सामने किस तरीके से हुआ। तो राहुल गांधी इस चीज से खींचे हुए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रही है। हमारे समय में तो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदल जाती है? तो मैं 10 सेकंड में इसका जवाब देता हूं अमित जी। जब आप काम करेंगे, अमित शाह जी ने संसद में स्वयं खड़े होकर कहा था कि आपको हम सलाह देते हैं, आप जनता के साथ जुड़िए, जनता के साथ काम कीजिए, उनकी हितों की बात कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, आप स्वयं अपने वोटों की में वृद्धि होते हुए देखेंगे। ये अमित शाह जी ने ज्ञान दिया था उनको विपक्ष में होते हुए भी। ठीक है, तो आप जब लोगों के लिए काम करते हैं, आप जब देश के लिए काम करते हैं, आप जब एक विजन लेके चलते हैं देश के लिए कि आपको क्या करना है। ठीक है अमित तिवारी जी, I'll go to डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम पांडे, एक ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा मैं। बंद करा दिया, और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बंद नहीं करा पाते हैं। पाकिस्तान के तलवों में जाकर पढ़ते हैं, वहां जाकर नाक रगड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबूत। अमित तिवारी आ रहा हूं। अमित तिवारी बीच में नहीं। हाँ डॉक्टर राम, प्लीज कंटिन्यू। नहीं अमित जी, इनके पापा ने बोला है, इनके ट्रंप पापा ने बोला है, इंडिया को थैंक्स किया है, मोदी जी को थैंक्स किया है कि थैंक्स फॉर मेडिकेटिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो जो ये बोल रहे हैं कि रुकवा दी वार, तो इन्हीं के पापा कंफर्म कर रहे हैं, जिनके लिए ये बहुत उतारू रहते हैं। जी ठीक है, रविंदर सिंह जी के पास जाऊं। रविंदर सिंह जी, ये जो आंख में चोली का खेल चल रहा है, इलेक्शन कमीशन और वर्सेस राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन वर्सेस कांग्रेस, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पिछले 2 महीने से लगातार फैक्ट और डेटाज और प्रेजेंटेशन के साथ आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि इस तरह के आरोप पटाक्षेप लगते रहते हैं, विपक्ष लगातार एपेक्स बॉडीज पर और संस्थाओं पर और पार्टी पर जो सत्ता में होती है पार्टी, उस पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। ये बहुत पुराना है, या आपको लगता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए? ये जस्ट रूटीन। रविंदर सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने डॉक्ट्राइन की बात किया है। डॉक्ट्राइन, यस सर। मुझे लगता है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुन लेंगे मेरी बात को। आरोप लगाने वाली 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी प्रकार के एफिडेविट की जरूरत नहीं है। फिर भी समाजवादी पार्टी 8000 एफिडेविट देती है। आज तक जवाब क्यों नहीं आया? 2 साल बीत गए। अब आते हैं इस प्रक्रिया में।
अमित जी आ रहा हूं, 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 सुनिए। तो संज्ञान लेगा ईसीआई, जांच करेगा ईसीआई, हम सबूत पेश करेंगे, निष्कर्ष लेगा ईसीआई। ये थर्ड पार्टी कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी। इनके सारे केंद्रीय मंत्री वकील बन के बैठ गए ईसीआई का। ये बताता है कि जो चोरी करता है वो कह देता नहीं हम चोर नहीं है। इसमें तो बीजेपी का कोई रोल ही नहीं था। ये तो हमारे और ईसीआई के बीच की बात थी। अब इन्होंने दो बातें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो फटकार लगाई है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इलेक्शन कमिश्नर का एक अधिकारी चोरी करता हुआ पकड़ा गया, इलेक्शन रद्द हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी फटकार लगाई कि ईवीएम मंगा लिया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जांच की गई, इनकी चोरी निकल गई और वह प्रधान जीत गया, जो विपक्ष का प्रधान जो आरोप लगाया था। फिर इन्होंने कहा सीआईडी ने एफआईआर किया। सीआईडी एफआईआर नहीं करती है, एफआईआर स्थानीय पुलिस करती है। तो ये डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर ने बोला कांग्रेस ने वोट की टेम्परिंग कर दिया कर्नाटक में। अगर कांग्रेस ने वोट की टेम्परिंग कर दी तो आप क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे क्या? ठीक है, इसका मतलब आप अयोग्य हैं। रविंद्र सिंह जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो मामला है, मैं आ रहा हूँ रविंद्र सिंह जी। चोरी का जो मामला है, जी जी जी, उसको ईसीआई को सॉल्व करना है। अगर ईसीआई नहीं सॉल्व होगी करेगी तो हम उससे आगे भी जाएंगे। बीजेपी पार्टी क्यों बन रही है, ये देश की जनता को बीजेपी बतावे कि बीजेपी के लोग वकील बन के क्यों खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ रविंद्र सिंह जी। थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है, जवाब लेता हूँ। अमित तिवारी जी, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? इट वॉज बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो आप क्यों, आपके पार्टी के प्रवक्ता क्यों ज्ञानेश कुमार की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं चैनल्स पर? इलेक्शन कमीशन को बात करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल अमित जी, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। देखिए, फील्डिंग हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम, उसका एक नियम कानून है, उसके अनुसार वो चलते हैं। हाँ। लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करना भी आपके दायरे में ही आता है। और ये सिर्फ मेरा दायरा नहीं है, ये विपक्ष का भी यही दायरा है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास को बनाए रखे, उसको तोड़ने का काम ना करे। और यही हम कर रहे हैं। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 8000 हलफनामों का हवाला दिया। इन्होंने शायद अपने नेता को सुना नहीं है, उनके नेता तो 18000 बोलते हैं। लेकिन ईसीआई ने सबको नकार दिया, बोला कि ऐसा कोई हलफनामा हमारे पास नहीं आया, झूठ बोला जा रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सीडीआई ने एफआईआर किया। तो सीडीआई, इनके राहुल बाबा ही बोल रहे हैं कि सीडीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। अब ये बोल रहे हैं कि सीडीआई एफआईआर दर्ज नहीं करता। तो इनको वहां से कांग्रेस पार्टी से डिटेलिंग लेनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी, चौथी बात, जो भी मेयर का चुनाव होता है या जो भी प्रधान का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो वरिष्ठ हैं रविंद्र जी और राम पांडे जी, दोनों ही वरिष्ठ हैं, मुझसे उम्र में भी मुझे लगता है कि बराबर के ही होंगे। तो इतनी ध्यान तो रखना चाहिए। तो आप स्टेट इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, वहां पर सरकार आपकी है, तो लेकर बम फूट गया आप ही के ऊपर, जो बम फोड़ने आप निकले थे। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो बम लेकर निकल रही है, फूट नहीं के ऊपर रहा है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं राम पांडे जी की बात का एक जवाब देता हूं, इसके पहले मैं बोल रहा था। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं अमित जी, इसको आप वेरीफाई भी करा सकते हैं। 1998 से लेकर 67 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवी के सुदर्शन। कांग्रेस पार्टी में लॉ कमीशन के चेयरमैन बनाए गए। 82 से 85 तक आर.के. त्रिवेदी गुजरात के राज्यपाल बनाए गए राजीव गांधी के कार्यकाल में। 90 में बी.एस. रामादेवी मुख्य चुनाव आयुक्त कांग्रेस के कार्यकाल में। 1997 में हिमाचल की राज्यपाल बनाई गई। 90 से 96 तक टी.एन. सेशन मुख्य कांग्रेस में शामिल हुए और गांधीनगर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। 96 से 2001 एम.एस. गिल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और कांग्रेस से उनको राज्यसभा भेजा गया और खेल मंत्री भी रहे। तो हो सकता है कि इनके मन में संदेह हो कि इलेक्शन कमीशन को फिक्स किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये खेल खेला जा सकता है चोरी करने का। लेकिन आज जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। देश की जनता का विश्वास बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। लोग आज डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट रीच कर सकते हैं, और कोई भी सवाल होगा वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जाकर पूछते हैं और प्रधानमंत्री उसका जवाब भी देते हैं।
तो ये फर्क है पहले की सरकारों में और आज की सरकार में। जो एक कमिटेड जुडिशरी, एक कमिटेड इलेक्शन कमीशन बनाने का जो एक वो रखते थे, आज जब ये सब संस्थाएं, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि पुराने इलेक्शन कमिश्नर भी फिक्स थे, कांग्रेस उनको फिक्स किया करती थी, राज्यपाल बनाया जाता था, राज्यसभा से उनको सदन में भेजा जाता था, कमोबेश वही सब चल रहा है जो अभी है, वो उस वक्त भी चल रहा था। अब मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक पांडे, डज इट लुक फिजिबल टू यू? क्या ऐसा लगता है क्या कि सब कुछ फिक्स कर सकती है बीजेपी, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर सकती है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है? क्या ये पॉसिबल है क्या कि ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन को फिक्स करना बहुत पॉसिबल तो नहीं लगता, जितना मैंने संविधान में पढ़ा है, जितना मैंने देखा। कॉन्फ्रेंस नहीं लेता हूं और राहुल गांधी जी की हर बात हमेशा सच निकलती है। मैंने आपको ठीक है अमित तिवारी, एग्जांपल दिए। ठीक है डॉक्टर राम, मुझे रविंद्र जी के पास जाना है क्लोजिंग कमेंट के लिए। अमित तिवारी जी प्लीज, 1 मिनट आपके पास है। जी अमित जी, बिल्कुल मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा। देखिए, अगर राहुल गांधी हलफनामा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास दे दिए होते तो आज उस पर जांच हो रही होती और बहुत हद तक चीजें साफ हो गई होती। देखिए, प्रश्न हम भी खड़े करते हैं, हमने भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी हमने भी बहुत प्रश्न खड़े किए। आडवाणी जी ने तो बाकायदा इस पर किताब लिखी और उसके बाद वो भी किया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आइए, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जांच कीजिए और होगा तो आप हम इसमें करेंगे, उन्होंने हलफनामा लिख कर दिया, गया इलेक्शन कमीशन, सारी चीजों का जांच किया। जब वो संतुष्ट हो गए उसके बाद हमने एक बार भी कभी भी ऐसा कोई आरोप इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगाया, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाती रहे हो। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत में जाते हैं, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, तो उसी की अदालत में तो आप बार बार नकारे जा रहे हैं, बार बार भगाए जा रहे हैं उसी की अदालत से, और आप कह रहे हैं कि हमें जनता की अदालत में। जब विश्वास है तो मानिए ना कि आपकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। इन्होंने कहा था हम बोलेंगे तो संसद में अगर हमको बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। उसके बाद बहुत बार बोले, एक भी बार देश में भूकंप नहीं आया। एटम बम फोड़ेंगे, वो निकला फुस्सी। भूकंप आया नेचुरल वजहों से आया। ठीक है अमित तिवारी, समय बहुत कम है मेरे पास। रविंद्र सिंह जी, मेरा एक सवाल है, जरा आप समझाइएगा, क्या लीगल रेमेडीज हमारे पास भी हैं? और क्या जैसे डॉक्टर राम पांडे कह रहे कि जनता की अदालत में फैसला होगा, तो कौन सा वाला आपको उचित लगता है? क्योंकि आप कानूनी मामलों के जानकार भी हैं, सब डिटेल आपके पास रहती है। रविंद्र सिंह जी, देखिए, दोनों लाइन साइड बाय साइड चलते हैं। लीगल रेमेडीज दिया गया, मैंने बता दिया चंडीगढ़ हरियाणा के मामले में। और ये जो अभी पीसीआई के ऊपर अगर हम कोई लीगल रेमेडीज लेते हैं तो सीधे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उससे नीचे की अदालतों में नहीं जा सकते। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों आए हैं। पीसीआई ने हमारा मामला संज्ञान में नहीं लिया था और हमसे साक्ष्य भी नहीं मांगे, लेकिन हमने साक्ष्य रखे थे, जनता के आगे भी रख दिए थे। ये प्रक्रिया है कि हमने आरोप लगाया तो जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? रविंद्र भाई जाइए ना, फिर जाना चाहिए ना। अगर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही, जाइए आप लोग कोर्ट में, जाइए वहां जवाब तलब करिए। वहां तो हंटर चलेगा तो आना पड़ेगा, ज्ञानेश कुमार भी वहां पहुंचेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी तलब कर सकता है। फिर जो हमने साक्ष्य रख दिए वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले 6 स्टेप की प्रक्रिया होती है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। ठीक है, तो 6 स्टेप की प्रक्रिया रविंद्र भाई, समय नहीं है। डॉक्टर राम कुछ कहना? डॉक्टर, हम सिर्फ 20 सेकंड मेरे पास बचे।